बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे जो फिजिक्स के पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं बैरिया यूनिवर्सिटी के सीबीटी में आते रहे हैं, और अभी जो इवन कराची में 2025 का राउंड वन हुआ है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो मार्च में इस्लामाबाद एंड कराची कैंपस के अंदर इंजीनियरिंग का राउंड हुआ था, उसके अंदर जो कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको इस लेक्चर के अंदर ऐड किया गया। स्टूडेंट फीडबैक के ऊपर ये क्वेश्चंस एडेड हैं जो पिछले सेशंस के स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन बताए थे व्हेन दे अपीयर्ड इन द बैरिया यूनिवर्सिटी सीबीटी। तो एक बात आपने याद रखनी है कि बैरिया के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स सीएस के प्रोग्राम्स में यानी कंप्यूटिंग फील्ड के प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें सीएस है, आईटी है, एआई है, डेटा साइंसेज है, साइबर सिक्योरिटी है, उसके अलावा जितने भी इंजीनियरिंग के प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, यहाँ पर हमारे एंट्रेंस टेस्ट के पैटर्न में 10% जो है वो फिजिक्स भी इंक्लूडेड है। तो हमारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 10% फिजिक्स भी इंक्लूडेड है। एंड फिजिक्स का जो डिफिकल्टी लेवल होता है बैरिया में वो इजी टू मिडियोकर होता है। सो इजी टू मिडियोकर होता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा सॉल्विंग की चीजें नहीं आती, थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा होती हैं, और अगर न्यूमेरिकल्स भी आए तो 1 या 2 स्टेप से मैक्सिमम सॉल्व करने वाले होते हैं। डायमेंशंस को पूछा जाता है, यूनिट्स को पूछा जाता है, बेसिक फार्मूलाज को पूछा जाता है, वर्क एंड एनर्जीज के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन हो गया, टॉर्क के बारे में, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। तो ये जो है इस तरह के पोटेंशियल क्वेश्चन जो है वो इनके फिजिक्स के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट या बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हो कि कम्बरसम क्वेश्चन नहीं आते फिजिक्स के सेक्शन में। तो आपने एक तो इस मैराथन को कवर अप करना है, ठीक है, क्योंकि ये पास पेपर्स की मैराथन है। उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर्स की मैंने पास पेपर्स की फिजिक्स की मैराथन अपलोड की हुई है, उनके लिंक्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, उनको भी आपने कवर अप करना है ताकि 100% आप अपने फिजिक्स के सेक्शन को एस कर सकें, एंड 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन जो है फिजिक्स के सेक्शन के वो आप करेक्ट जो है वो इंशाल्लाह कर सको। तो अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास आई काइंडली रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर और चैनल विद योर फ्रेंड्स, ताकि उन तक भी नॉलेजेबल कंटेंट और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इंशाल्लाह पहुंचता रहे। तो now let us start from question number 1. What is the dimensional formula of force? So force का dimensional formula पूछा है। तो 3 डायमेंशनल फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए, एंड मास का डायमेंशन है इज m, लेंथ की डायमेंशन है दैट इज कैपिटल L, एंड जो टाइम की डायमेंशन है दैट इज t, दैट इज कैपिटल T। अब डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स, तो फोर्स का जो फार्मूला है दैट इज F इज इक्वल टू m इंटू ए, एंड m हेयर इज मैस। सो m मैस है तो मैस की डायमेंशन क्या हो जाएगी, कैपिटल M। एक्सेलरेशन की डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे, देखिए एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो मीटर है यूनिट लेंथ का, तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी L, एंड सेकंड यूनिट है टाइम का, इसकी डायमेंशन आ जाएगी T पावर एज इट इज, तो MLT-2। फोर्स की डायमेंशन क्या है, MLT-2 होती है फोर्स की डायमेंशन। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ना सिर्फ कि आपको ये तीनों, मैं तो कहता हूँ कि ये तीनों बेसिक डायमेंशन भी आनी चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ फोर्स की डायमेंशन भी अगर आपको जुबानी आती है, वर्बली आती है, तो आप बहुत सारी डायमेंशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कि फॉर एग्जांपल अगर आपको वो कहता है कि जी प्रेशर की डायमेंशन निकाल, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स ओवर एरिया। तो फोर्स के डायरेक्ट डायमेंशन यहाँ पे प्लग इन कर देंगे, MLT-2। एंड एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दैट इज लेंथ का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी ML-1 एंड T-2, ML-1 एंड T-2। तो इसलिए फोर्स की डायमेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पूछा गया है, लेकिन फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला और भी बहुत सारे डायमेंशनल फार्मूलाज को और बहुत सारी क्वांटिटीज के डायमेंशन फार्मूलाज को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। अंदर आपको कह रहे हैं कि विच आर द फॉलोइंग इज द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस तो क्या है, ओम है। बहुत इजी था ये, लेकिन बाकी यूनिट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं एज फार एज योर पास पेपर्स आर कंसर्न। तो मैं इनको भी बता देता हूँ। टेस्ला जो है ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है, जबकि वेबर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या का पता आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है। अच्छा, हेनरी जो है ये इंडक्टेंस का यूनिट है, ये भी आना चाहिए। आंसर तो मैंने बता दिया, बाकी कॉन्सेप्ट भी दे दिए, क्योंकि पास पेपर में सिमिलर क्वेश्चंस आए हुए हैं, ताकि ये पता होना चाहिए। इसके अलावा फेरेड जो है, फेरेड जो है ये यूनिट भी आना चाहिए, कैपेसिटेंस का यूनिट है, कैपेसिटेंस का यूनिट। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस का यूनिट है। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफार्मर वर्क करता है फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, चेंज ऑफ फ्लक्स
चेंज ऑफ फ्लक्स, so change of flux in one coil, ठीक है, so change of flux in one coil induces EMF in the other, ठीक है, induces EMF in the other। तो ये काम हो रहा होता है एक, इसके अंदर काम ये हो रहा होता है, ये काम हो रहा होता है हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर। सो ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी कॉइल होती है। ट्रांसफार्मर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द पास्ट पेपर से रिलेटेड जो बाकी क्वेश्चन आए हैं वो भी साथ में बताता हूँ। इसमें एक कॉइल होती है प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में हम फ्लक्स को चेंज करते हैं, फील्ड लाइंस पास होती हैं सेकेंडरी कॉइल से भी, और सेकेंडरी कॉइल के अंदर से जितनी ज्यादा फील्ड लाइन गुजरेंगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर फ्लक्स यहाँ पे क्रिएट होगा। और उतना ज्यादा चेंज ऑफ फ्लक्स स्ट्रॉन्गर होगा। जब इतना ज्यादा चेंज ऑफ फ्लक्स स्ट्रॉन्गर होगा तो उतना ज्यादा ईएमएफ भी इंड्यूस होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ भी उतना ज्यादा होगा। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ट्रांसफार्मर जो है वो वर्क करता है, और म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर करता है। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या है कि एक कॉइल के अंदर जो है फ्लक्स का चेंज दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करेगा। तो एक इसमें प्राइमरी कॉइल है, एक इसमें सेकेंडरी कॉइल है। फिर ट्रांसफार्मर की इक्वेशंस आपको आनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनको आपने गौर से सुनना है, पास्ट पेपर में ये आती रही है। देखें, सेकेंडरी पावर और प्राइमरी पावर इक्वल होती है ट्रांसफार्मर के अंदर। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर लेट से एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सेकेंडरी वोल्टेज कम होती है, प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, रिवाइज रखने हैं ये, तो इनको आपने गौर से सुनना है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या है, पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर देख लेते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या है कि सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा है, प्राइमरी वोल्टेज आपके पास कम है। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज्यादा होते हैं और प्राइमरी में कम होते हैं। तो ये स्टेप अप के कॉन्सेप्ट आ गया। स्टेप अप क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है। जब वो वोल्टेज को बढ़ाता है तो करंट जो है ना वहां पे ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि इनपुट पावर आउटपुट पावर ने सेम रहना है, सेकेंडरी पावर और प्राइमरी पावर ने सेम रहना है। तो यहाँ पे वी एस आई एस इक्वल होता है हमेशा वी पी आई पी के लिए, रिगार्डलेस ऑफ के ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। अब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के अंदर प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा होती है और सेकेंडरी वोल्टेज यानी आउटपुट वोल्टेज कम होती है। तो सेम गोज, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के ज्यादा है और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कम है। तो ये क्या है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। अब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जब वोल्टेज को रिड्यूस करता है तो करंट को इंक्रीज कर देता है ताकि पावर उतनी ही रहे, क्योंकि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ने भी तो फॉलो होना है ना यहाँ पे। तो एक इक्वेशन ये है, वी एस आई एस इज इक्वल टू वी पी आई पी। तो जब आप रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये ऑपोजिट हो जाता है। बाकी सेकंड इक्वेशन इसकी बनती है, अगर आप यहाँ पे वी एस बाई वी पी की रेशो लोगे तो यहाँ पे भी एन एस बाई एन पी की रेशो ही आएगी। अगर आप यहाँ पे वीपी को ऊपर रखेंगे और डिनोमिनेटर में वीएस को रखेंगे तो यहाँ पे भी फिर एनपी न्यूमरेटर में होगा और डिनोमिनेटर में एनएस होगा। तो दीज आर द इक्वेशंस एंड दीज आर द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आपके पास पेपर में मुतादिद बार इसको पूछा गया, रिपीटेडली पूछा गया, सो वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे विच फोर्स एक्ट ओवर द सेंटर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सी फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्ट करती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये इनसाइड है, इनवर्ड्स होती है। और उसी की ऑपोजिट और रिएक्शनल फोर्स जो है ना वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसकी ऑपोजिट फोर्स है जो कि आउटवर्ड होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड होगी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो आउटवर्ड होगी। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो आउटवर्ड है और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा ऐड करती है इनवर्ड, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और वो आउटवर्ड। अच्छा जी, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स इन द एक्सपेरिमेंट। सिस्टमैटिक एरर्स क्यों कॉज होते हैं? सिस्टमैटिक एरर्स डिवाइस के इशू की वजह से कॉज होते हैं। अगर आपका अपरेटस फॉल्टी है, अगर आप फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हो, आपका इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है, आपके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रीडिंग गलत मार्क हैं, या उसका जो मैकेनिज्म है वो वर्क नहीं कर रहा प्रॉपरली उस अपरेटस का, उस डिवाइस का, तो जो एरर होगा वो सिस्टमैटिक एरर होगा। अच्छा, सिस्टमैटिक एरर को लेके पास पेपर में ये भी क्वेश्चन आया है कि सिस्टमैटिक एरर कैसे इफेक्ट करता है रीडिंग्स को। वो इक्वली इफेक्ट करता है ऑल रीडिंग्स। भाई डिवाइस ही जो है वो गलत रीडिंग दे रही है, तो पहले पर्सन ए ने उससे रीडिंग ली, पर्सन ए ने जब उससे रीडिंग ली तो लेट से वो 0.1 mm कम दिखा रही थी, उसने करेक्ट मेजर अडेप्ट किया।
ठीक है, 4 दिन के बाद एक और पर्सन बी ने सेम अपरेटस रीडिंग ली, और मैंने उसने जो मेथड है वो करेक्ट यूज किया रीडिंग लेने का, तो उसमें भी 0.1 mm का ही फर्क आएगा। तो सिस्टमैटिक एरर ड्यू टू डिवाइस होता है, ड्यू टू द फॉल्टी अपरेटस या फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट होता है, कि डिवाइस में, अपरेटस में या इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट है, और वो इक्वली इफेक्ट करता है सारी की सारी रीडिंग्स को। ह्यूमन एरर की वजह से जो एरर्स होते हैं, ह्यूमन की मिस्टेक्स की वजह से जो होते हैं, उनको पर्सनल एरर्स कहते हैं। एक पर्सन है, उसने रीडिंग का मेथड ही गलत यूज किया, तो वो पर्सनल एरर कहलाता है। ठीक है, रैंडम फ्लक्चुएशंस को रैंडम एरर्स कहते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस उसका एक कॉज होती है, तो ये दोनों ही रैंडम एरर्स का बायस है। तो 3 तरह के एरर्स हैं। पर्सनल एरर ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द ऑब्जर्वर, जो इंसान, जो शख्स वहां पे रीडिंग ले रहा है, वो गलत मेथड यूज कर रहा है। रैंडम एरर क्या है? टेम्परेचर में चेंज आ गया, प्रेशर में आ गया, कोई रैंडम फ्लक्चुएशंस हो गई, तो रैंडम एरर है। फॉल्टी अपरेटस की वजह से जो एरर होंगे वो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से होंगे, वो जीरो एरर उसकी टाइप बनती है। ठीक है, जीरो एरर एक उसकी टाइप है, एक्सेट्रा। सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड एमसीक्यू आपके पेपर में फिजिक्स के सेक्शन में पूछा जाता है। कह रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन यही है कि टाइप ऑफ अ मोशन इन विच द एक्सेलरेशन एंड द डिस्प्लेसमेंट आर प्रोपोर्शनल टू वन अनदर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर, एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है। इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? मीन पोजीशन की तरफ। विच मटेरियल इज यूज टू कंट्रोल द फिजन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर? तो फिजन रिएक्शन क्या होता है? कि फिजन रिएक्शन के अंदर आप एक एटम के साथ एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाते हैं, और उसके अंदर क्या होता है कि इट स्प्लिट्स इनटू टू स्मॉलर एटम्स, 3 फर्दर न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं, एंड अ लॉट ऑफ एनर्जीज प्रोड्यूस, एनर्जीज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ हीट, राइट? अब फिजन रिएक्शन के अंदर इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स पैदा हुए हैं, ये क्या करते हैं? फिजन चेन रिएक्शन यहाँ पे ट्रिगर कर देते हैं। फिजन चेन रिएक्शन यहाँ पर ट्रिगर कर देते हैं। फिजन चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और ये अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इन एक्स्ट्रा या सरप्लस न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल रॉड्स यूज होते हैं। इन रॉड्स को क्या कहते हैं? कंट्रोल रॉड्स कहते हैं। और ये कंट्रोल रॉड्स कैडमियम के या बोरॉन के बने हुए होते हैं। ठीक है, सो कैडमियम के या बोरॉन के बने होते हैं। इसके साथ एक और आंसर भी मेंशन कर लो, कैडमियम भी हो सकता है, क्योंकि पास पेपर का क्वेश्चन है, इंशाल्लाह रिपीट होगा आपके पेपर में, तो कैडमियम भी ऑप्शन हो सकता है। टॉर्क की डेफिनेशन पूछ ली है। टॉर्क क्या होता है? रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स होता है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं अबाउट एन एक्सिस, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। और टॉर्क किन चीजों पर डिपेंड करता है? टॉर्क फोर्स पर डिपेंड करता है और मोमेंट आर्म पर डिपेंड करता है। मोमेंट आर्म क्या डिस्टेंस है द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड पिवट के बीच में। ठीक है, तो अगर एक लेट से इफ आई हैव अ नट, और मैं उसको ओपन करता हूँ एक स्पैनर से, और स्पैनर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा टॉर्क वहां पे ज्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि मोमेंट आर्म ज्यादा होगी। और फिर टॉर्क के बारे में ये भी आता रहा है कि टॉर्क स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। वैसे भी अगर आप इसको देखो तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट है फोर्स का और मोमेंट आर्म का क्रॉस प्रोडक्ट है ये। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा वेक्टर जनरेट होता है। जब भी आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो आंसर भी एक वेक्टर की फॉर्म में आता है, तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? तो ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी और रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स या मोमेंट ऑफ अ फोर्स है, एंड जितना ज्यादा मोमेंट आर्म ज्यादा होगी, टॉर्क भी उतना ज्यादा होगा। अच्छा, फिर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पास पेपर में है, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है? टॉर्क से रिलेटेड जितने भी पास पेपर के क्वेश्चन हैं आपके टेस्ट के अंदर, उनको मैं यहाँ पे कवर अप करवा रहा हूँ। तो मैं ये बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पास पेपर में कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या चीज है। ठीक है, सो मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या है? वो ये कहता है कि किसी भी जगह पे जो टॉर्क होगा, ठीक है, वो ये क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या स्टेट करता है कि आपका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क,
एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और आपका क्लॉकवाइज टॉर्क ये इक्वल होंगे, और आपका क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू द क्लॉकवाइज टॉर्क। ठीक है, सो एंटायर क्लॉकवाइज टॉर्क जो है और क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो इक्वल होंगे। अच्छा, फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, और वो बात इसके अंदर से ये है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं। सो टॉर्क जो है ना वो क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, सो क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव लिया जाता है और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव लिया जाता है। बहरहाल प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पूछा गया है, और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के अंदर ये है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल होता है क्लॉकवाइज टॉर्क के। ठीक है, और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी यही कहती है कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स इज जीरो, तभी बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आएगी। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में से रिलेटेड पूछी जा सकती है पेपर में, रेलेवेंट क्वेश्चन है। लेकिन ये करवा दिए जो पास पेपर में एग्जैक्ट इसके आए थे। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस इन ओम्स लॉ? वी इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ। ठीक है, सो ओम्स लॉ क्या है? वी इज इक्वल टू आई आर है। वी इज इक्वल टू आई आर है, और आई क्या होता है? वी बाय आर होता है। आई की वैल्यू क्या होती है? वी बाय आर होती है। तो ओम्स लॉ क्या है? आई इज इक्वल टू वी बाय आर बन जाएगा यहाँ पे जो रिलेशनशिप गिवन है। तो उसने क्या किया? आई को सेपरेट किया, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। ऑप्शन आई इज इक्वल टू वी बाय आर बी नहीं है बल्कि ए बनती है, आई इज इक्वल टू वी बाय आर बिकॉज वी इज इक्वल टू आई आर एंड आई आ जाएगा वी बाय आर। If a body of mass 5 kg is moved by a force of 20 Newton, what will be the acceleration body? तो अगर आपके पेपर में न्यूमेरिकल आए ना तो बेसिक सा 1 to 2 स्टेप में मैक्सिमम सॉल्विंग वाला न्यूमेरिकल होता है। यहाँ पे आपसे डायरेक्टली फोर्स पूछी गई है और जिसमें डायरेक्टली फॉर्मूला ही अप्लाई हो रहा होता है। तो बॉडी का मास जो है ना वो यहाँ पे 5 kg है, फोर्स जो है वो यहाँ पे 20 न्यूटन है, एक्सेलरेशन पूछी गई है आपसे, तो एफ इज इक्वल टू एम ए है। ठीक है, फॉर्मूला ए क्या हो जाएगा? एफ बाई एम, फोर्स इज 20, mass is 5, and the answer will be 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो राइट चॉइस यहाँ पे ऑप्शन ए बन रहा है। ठीक है, ए ही बन रहा है। A car accelerates uniformly from rest to 30 meters per second in 5 seconds। तो न्यूटन के लॉज को, उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन को आपने लाजमी देखना है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट को देखना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गाड़ी जो है ना एक्सेलरेट करी है फ्रॉम रेस्ट टू 30 मीटर पर सेकंड। तो शुरू में गाड़ी रेस्ट में है, इसका मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी क्या है? 30 मीटर पर सेकंड है। टाइम कितना आया है हमारे पास? 5 सेकंड्स का टाइम आया है। एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज कर लूंगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या कहता है? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है? 30 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो है, टोटल टाइम कितना इन्वॉल्व है? 5 सेकंड इन्वॉल्व है। 30/5 कर लेंगे, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, ms-2। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द आंसर है, सो ऑप्शन बी हेयर इज द राइट चॉइस। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ इनर्शिया है। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, सेकंड लॉ को लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं, एंड थर्ड लॉ को लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं और लॉ ऑफ रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी। लॉ ऑफ ग्रेविटी तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसकी तरफ मैं आता हूं। पहले मैं इनर्शिया बता दूं कि क्या चीज है। इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसकी वजह से वो अपनी चेंज ऑफ स्टेट में रेजिस्ट करेगा। चेंज ऑफ स्टेट में, चेंज ऑफ स्टेट को रेजिस्ट करेगा। यानी अगर एक बॉडी रेस्ट में पड़ी हुई है, मैं उसको मूव करवाना चाहता हूँ, वो मोशन में नहीं जाएगी ड्यू टू इनर्शिया। अगर वो मूव कर रही है, मैं उसको स्टॉप करना चाहता हूँ, तो वो रुक नहीं पाएगी ड्यू टू इनर्शिया। तो इनर्शिया डिपेंड करता है मैस पे। जितना ज्यादा मैस होगा इनर्शिया भी उतना ज्यादा होगा, तो इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा।
तो इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। तो फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि अ बॉडी विल कंटिन्यू इट्स चेंज ऑफ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस अनटिल आप उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करो। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ की भी हमने एप्लीकेशन भी प्रीवियस न्यूमेरिकल में की है, ठीक है। सेकंड लॉ में ये कहता है कि जब आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और वो फोर्स और एक्सेलरेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन भी पैदा होती है। सो ग्रेटर फोर्स होगी, एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगी। न्यूटन लॉ ऑफ, थर्ड लॉ क्या कहता है, वो कहता है कि हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है, जो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है। बट एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखना, एक्शन और रिएक्शन दो अलग बॉडीज के ऊपर एक्ट होते हैं, एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक ही बॉडी के ऊपर एक्शन और रिएक्शन नहीं होता। मैंने एक बॉल को थ्रो किया, वो बॉल पे जाके हिट हुई है तो एक्शन हुआ है बॉल पे, रिएक्शन वापस होगा बॉल पे, ठीक है। और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है, ये भी उनको पास पेपर में आ सकता है, आया हुआ है पेपर में आ सकता है कि एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर का स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है एंड m1 m2 बाय आर का स्क्वायर है। सो दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं with a force which is proportional to the product of their masses and is inversely proportional to the square of the distance between them. A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 20 meters per second. How high does it go? तो इनिशियल वेलोसिटी वी आई 20 मीटर पर सेकेंड। जब एक बॉडी अपवर्ड जाती है तो जब वो मैक्सिमम हाइट को अटेन करती है तो वहां पे जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, यही वजह है कि वापस दोबारा नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। तो वेलोसिटी यहाँ पर जाकर क्या होगी, आपकी जीरो हो गई है, तो अब वो वापस नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी वी एफ जीरो होगी, और ग्रेविटी गिवन है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेविटी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो ले रहा है, वो कह रहा है कि आप ग्रेविटी को ले। तो मैं इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करूंगा, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। अब बॉडी जब अपवर्ड जाती है अगेंस्ट द ग्रेविटी जाती है तो जी की वैल्यू को -9.8 लेंगे, तो इस केस में उसने खुद कहा है कि 10 ले लो तो -10 ले लेंगे, तो -10 आ जाएगी। डिस्टेंस वो मैक्सिमम हाइट है जो वो अचीव करेगा, वी एफ जीरो है, जीरो का स्केयर वी आई 20 का स्केयर आ गया। तो दिस विल बी -20s इज इक्वल टू -20 का स्केयर, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 20 20 के स्केयर के साथ कैंसिल। तो मैक्सिमम हाइट वो मैक्सिमम डिस्टेंस के इक्वल जो यहाँ पे है वो अचीव करेगा 20 मीटर्स। सिस्टम एंड नेचुरल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिट्स पूछे हुए होते हैं आपके पेपर, तो ये पास पेपर से क्योंकि क्वेश्चन है एंड ऑथेंटिक पास पेपर से क्वेश्चन है, स्टूडेंट फीडबैक पे करेक्टेड है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था और ये अभी रिसेंट एग्जाम में भी आया हुआ था कि सिस्टम एंड यूनिट जो है ना इलेक्ट्रिक चार्ज का, वो क्या है, कूलम है। अच्छा, करंट का यूनिट है एम्पेयर, ये यूनिट है ना करंट का, करंट का यूनिट है ये वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस का ईएमएफ का यूनिट है, और ये रेजिस्टेंस का यूनिट है, ये तो ऊपर भी गुजर चुका है। अच्छा, व्हाट हैपन टू द रेजिस्टेंस ऑफ द लेंथ, व्हाट हैपन टू द रेजिस्टेंस, व्हाट हैपन टू द रेजिस्टेंस इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल। अगर आप लेंथ ऑफ अ वायर को डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो द रेजिस्टेंस इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो रेजिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, अगर आप लेंथ को डबल कर दोगे, एल की जगह पे 2l आ गया तो नया रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये 2 बाहर ले जाओ आप, रो एल बाई ए इज द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो नई रेजिस्टेंस आ गई, ट्वाइस आ गई, 2 टाइम्स आ गई ओरिजिनल रेजिस्टेंस की, तो डबल कर देगी, उसको क्या कर देगी, डबल कर देगी। हाँ, एरिया अगर मैं डबल करूंगा तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी, यही वजह है कि थिक वायर यूज की जाती हैं जहां पे हमें कम से कम रेजिस्टेंस चाहिए होती है क्योंकि एरिया ज्यादा होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पूछ रहा है इसमें से कौन सी है, तो साउंड वेव इसमें से लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव वो होती हैं जिसमें मीडियम के पैरेलल वाइब्रेट करती है वेव, ठीक है। जो वेव क्रिएट होगी उसके पार्टिकल्स पैरेलल टू द मीडियम वाइब्रेट करते हैं, और ट्रांसवर्स में, ट्रांसवर्स के केस में पैरेलल वाइब्रेशन होती है, तो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होती है, सॉरी। तो द टाइप ऑफ वेव इन विच the particles of the wave
वाइब्रेट या प्रोपोगेट पैरेलल टू द मीडियम, इनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। एंड ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है कि परपेंडिकुलर टू द मीडियम है, परपेंडिकुलर टू द मीडियम है पार्टिकल्स ने वाइब्रेट करना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वो स्टेटमेंट है, वो कहता है कि जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है दैट इज द सम ऑफ हीट प्लस द बर्डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, वर्क ज्यादा होगा, हीट ज्यादा होगी, एनर्जी भी ज्यादा होगी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी destroyed, ये इसको एसोसिएट करता है विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज गिवन बाय विच इक्वेशन? So energy of a photon is given by E is equals to H into F, where H is the Planck's constant and F is the frequency. A diver is able to cut through a swimming pool. Which characteristic property of particle is exhibited by this? ये तो एग्जैक्ट क्वेश्चन, ये अभी जो रिसेंट राउंड्स हुए हैं टेस्ट के उसके अंदर भी आया है। नहीं, ये सारे ही पास पेपर के क्वेश्चन हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अभी रिसेंट राउंड के अंदर भी पूछा गया था कि डाइवर जो है वो अगर एक स्विमिंग पूल में कट कर रहा है, पानी के अंदर से गुजर के जा रहा है, तो क्या प्रॉपर्टी या मैटर की वहां पे इन्वॉल्व। द इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इन वाटर आर स्ट्रॉन्ग, नो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो वीक होती हैं। तो द इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इन वाटर आर वीकर, यही वजह है कि जो डाइवर है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर से कट थ्रू होता हुआ जा रहा है, क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या डिफरेंट वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच की जो फोर्सेज हैं वो वीक हैं, इसकी वजह से डाइवर कैन इजीली कट थ्रू देम। ऑप्शन बी, ऑप्शन टू इज द राइट चॉइस है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, and this is also a very very important question. The question says what will be the change in the capacitance of a capacitor if the area of its plate is doubled? अगर एरिया ऑफ अ प्लेट डबल हो गया, कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया डबल हो गया, तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? देखें, कैपेसिटेंस जो दी जाती है, कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी से। तो ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी से। तो अगर आपका एरिया एरिया बढ़ा के 2a कर दूंगा मैं, यहाँ पे a की जगह पे अगर 2a हो जाएगा, तो ये सारी की सारी तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस है, तो नई कैपेसिटेंस भी क्या होगी है, पुरानी कैपेसिटेंस का डबल हो गई है। इसके अलावा आपने टाइम पीरियड के फॉर्मूलाज को लाजमी देखना है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में करवाए हुए हैं। टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एम बाई के एंड टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है, कि अगर आप लेंथ को चेंज करेंगे तो टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम पे क्या फर्क पड़ेगा, और अगर आप मैथ को चेंज करेंगे तो टाइम पीरियड ऑफ अ मैथ अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम पे क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट ऑफ जी है, ये जी के इंडिपेंडेंट है। तो प्रीवियस क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि भाई इसको चेंज करने से टाइम पीरियड पे क्या डिफरेंस पड़ा है। तो टाइम पीरियड तो चेंज ही नहीं होगा, जी जी से इंडिपेंडेंट है, जी के ऊपर तो ये डिपेंड ही नहीं करता टाइम पीरियड मैथ अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम का। Which device uses Doppler effect to measure the speed of the moving object? So Doppler effect का फिनोमेना हम यूज करते हैं इन द radar gun to measure the speed of moving vehicles. Doppler effect क्या है कि जब दो बॉडीज मूव कर रही हैं तो उनकी मूवमेंट से जो उनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के ऊपर साउंड वेव के चेंज आता है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो एप्लीकेशन इसकी रडार गन है। कैन हैव टू वेक्टर्स आई एंड जे आर मल्टीप्लाइड यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, व्हाट इज द रिजल्टिंग वेक्टर? अच्छा, आई क्रॉस जे जो है वो के इक्वल होता है, आई क्रॉस जे जो है वो के इक्वल होता है। अच्छा देखें, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ना मैं आपको बड़ा सिंपल सा बता देता हूँ, आई जे और के, आई क्रॉस जे करेंगे तो के बन जाएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो जे बन जाएगा, और जब आप रिवर्स में चलेंगे तो माइनस के साथ आएगा, यानी के क्रॉस जे करूंगा तो माइनस आई आएगा। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के वन होता है, ये पता होना चाहिए आपके टेस्ट के लिए। आप 100% क्वेश्चन को कर लोगे, इतना काफी हो जाएगा। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के वन होता है। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस और अगर आप डॉट प्रोडक्ट में डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को लेते हैं, आई डॉट जे क्योंकि 90 डिग्री के ऊपर है तो जीरो होता है, क्योंकि इसमें कॉस थीटा इन्वॉल्व होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो साइन वेक्टर प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के पड़े हुए, और डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल पड़े हुए हैं, क्योंकि cos 0 1 होता है। A force of 10 Newton moves an object 5 meters in the direction of the force. What is the work done? बहुत इजी क्वेश्चन है। W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, फोर्स है 10 न्यूटन, डिस्टेंस है 5 मीटर्स, 50 जाउल का वर्क डन यहाँ पर इन्वॉल्व होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहे हैं कि इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस, जब रेजिस्टेंसेस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल होती है? इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स? नो। ग्रेटर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस? ऐसा भी नहीं है, बल्कि इसके ऑपोजिट होता है, इक्वल टू द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से भी वो छोटी होती है, तो स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस होती है आपकी टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंसेस को पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो है वो कनेक्ट किया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि जितने भी रेजिस्टेंसेस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया है, आप क्या करते हैं, उनके रेसिप्रोकल्स का सम कर लेते हैं और वो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाता है। ठीक है, सो जितनी भी रेजिस्टेंसेस को आप सम करेंगे, इनके रेसिप्रोकल्स को सम करेंगे, तो आपके पास पैरेलल इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास आई हैव टू रेजिस्टेंसेज R1 एंड R2, उनको मैंने पैरेलल में कंबाइन किया हुआ है, तो देखते हैं कि उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आती है। तो सपोज करते हैं कि इसकी वैल्यू 4 ओम्स है, इसकी वैल्यू 2 ओम्स है। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब मैं निकालूंगा तो 1/R ही इक्वल होगा 1/R1 के। तो R1 इज 2 ओम्स एंड 1/R2, R2 इज 4 ओम्स। एलसीएम ले लेंगे, 2 एंड 4 का एलसीएम 4 ही आएगा। देन टू 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 ज़ा 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, प्लस 4 1 ज़ा 4, तो 1 into 1 आ गया। तो इन द न्यूमरेटर आई हैव 3/4 एंड इन द ऑन द अदर साइड आई हैव 1/RE। तो 1/RE तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं है, बल्कि R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो दोबारा इसका हम क्या कर लेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो व्हेन आई विल टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, दिस विल बिकम 4/3, एंड 4/3 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.333। तो 1.33 ओम्स के इक्विवेलेंट होता है। तो अगर आप ये देखो कि जब आपने पैरेलल कनेक्ट किया, तो इसमें जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस थी वो तो 2 ओम्स की थी। तो आंसर तो 2 ओम से भी ज्यादा लेसर आ रहा है, उससे भी ज्यादा स्मॉलर वैल्यू आ रही है। तो जब भी रेजिस्टेंसेज को पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कनेक्ट करते हैं, तो जो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है दैट इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। सीरीज रेजिस्टेंस का भी कॉम्बिनेशन आपको आना चाहिए, दैट इज इक्वल टू R1 + R2 +R3 अप टिल R, एंड जितनी भी रेजिस्टेंसेज जो है ना वो कनेक्टेड है, वो सारे का सारा सिंपली क्या हो जाएंगी, सम अप हो जाएंगे। एंड इन दैट केस, इन सीरीज के केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है सीरीज के केस में, जो RE होती है, दैट इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस जो कि उस कॉम्बिनेशन में लगी है, उससे भी ज्यादा वो बड़ी होती है। तो ये सीरीज के लिए आंसर बनता था ये वाला। अच्छा, कैपेसिटर का केस भी मैं आपको बता दूं, तो कैपेसिटर के केस में जो कॉम्बिनेशन के फार्मूलाज हैं, दे आर ऑपोजिट। ठीक है, तो कैपेसिटर के केसेस में कॉम्बिनेशन के फार्मूलाज ऑपोजिट है। पैरेलल जो कैपेसिटर्स होते हैं, पैरेलली अगर आप कैपेसिटर को कनेक्ट करोगे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर के क्या होता है कि दे आर इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू C1 + C2 + C3 अप टिल Cn हो जाता है। ठीक है, और सीरीज सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर सीरीज कैपेसिटेंस, जब सीरीज में कैपेसिटर्स को कंबाइन किया गया है, तो उसके केस में क्या हो जाएगा, ऑपोजिट होगा, 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 अप टिल 1/Cn आ जाएगा। तो कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन के फार्मूलाज ऑपोजिट हैं सीरीज के और पैरेलल कैपेसिटर्स और रेजिस्टेंसेज के, इनको आपने याद रखना है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि पेपर से रिलेट करती है और पेपर ओरिएंटेड है, कि पैरेलल में वोल्टेजेस सेम रहती हैं। तो जब भी आप डिवाइसेस को कंबाइन करते हैं, चाहे वो रेजिस्टेंसेज हैं, कैपेसिटर्स हैं, इंडक्टर्स हैं, व्हाटसोएवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को अगर आप पैरेलल में कंबाइन करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, तो पैरेलल में वोल्टेज जो है ना वो सेम रहती है। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पैरेलल में वोल्टेज जो है ना वो सेम रहती है। और सीरीज के अंदर क्या होगा कि सीरीज के अंदर जो हमारा करंट या चार्ज होता है वो सेम रहता है। सीरीज के अंदर जब डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो उनका करंट या चार्ज जो है ना वो सेम रहेगा। सो करंट या चार्ज जो है वो उनका सेम रहेगा। कैपिटल क्यू से भी चार्ज होता है रिप्रेजेंट, स्मॉल क्यू से भी। तो आई इज फॉर करंट एंड क्यू इज फॉर चार्ज। पावर इज अ, तो अब बैरिया के टेस्ट में ना ये बड़े सवाल होते हैं, स्केलर बता दो, वेक्टर बता दो। तो पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, पावर जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी है। तो पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई इज द वॉइस ऑफ वेमेन श्रिलर देन दैट ऑफ मेन? सो वॉइस ऑफ वेमेन जो है वो श्रिलर क्यों होती है देन दैट ऑफ मेन? बिकॉज वेमेन स्पीक लाउडर, बिकॉज वेमेन हैव लॉन्गर वोकल कॉर्ड्स, बिकॉज वेमेन हैव थिनर एंड शॉर्टर वोकल कॉर्ड्स। इन अदर वर्ड्स, इसकी वजह से जो फीमेल वॉइस होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो वेमेन हैव मोर फ्रीक्वेंसी, द द वॉइस ऑफ वेमेन, ठीक है, जो उनका साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू द फ्रीक्वेंसी और द वॉइस प्रोड्यूस्ड बाय द वोकल कॉर्ड ऑफ मेन। ठीक है जी, तो क्योंकि
वेमेन की जो थिनर और शॉर्टर वोकल कॉर्ड्स हैं, इसकी वजह से वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, और जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो साउंड जो है वो ज़्यादा शेलर होगी, इसको हम उर्दू में कहते हैं कि साउंड ज़्यादा बारीक होती है, और जो मर्दों की आवाज़ होती है वो ज़्यादा ग्रेव होती है, यानी भारी होती है। ठीक है। तो ये शेलर का मतलब हल्का और ग्रेव का मतलब भारी। तो इन अदर वर्ड्स, इसकी एक और जो आंसर बनता है वो ये बनता है कि वेमेन, द वॉइस ऑफ वेमेन हैज मोर फ्रीक्वेंसी, हैज ग्रेटर फ्रीक्वेंसी एज कम्पेयर टू द वॉइस ऑफ मैन। अच्छा, पांच पेपर का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में आ सकता है कि फ्रीक्वेंसी किसका यूनिट है। सो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, सॉरी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, ये पास्ट पेपर्स में आया हुआ था। अभी जो हमारा राउंड वन कंडक्ट हुआ है 2025 का, कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो हर्ट्ज है। तो फ्रीक्वेंसी क्या बता रहा होता है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट। तो नंबर ऑफ साइकिल्स को बता रहा होता है या नंबर ऑफ वेव्स को बता रहा होता है, तो पासिंग थ्रू वन पॉइंट। तो इसको आप क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरिया के पास पेपर्स का ही क्वेश्चन है। द वर्ड डन इज जीरो व्हेन द फोर्स बिटवीन, व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। सो पोटेंशियली आपकी फिजिक्स जो है ना काफी इजी आती है, लेकिन बेसिक्स को आपने रिवाइज करके जाना होगा। एंड इन एमसीक्यूज को तो आपने लाजमी कवर अप करना है, बिकॉज ये पास पेपर के हैं और इंशाल्लाह हमारे पेपर में रिपीट हो सकते हैं। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा, तो एफ इंटू डी कॉज ऑफ 90। तो कॉज 90 क्या होता है, जीरो होता है। तो कॉज 90 जीरो होता है, तो वर्ड डन जो है वो जीरो होता है। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, द एंगल इज 90 डिग्री, तो देयर फोर द वर्क डन विल बी जीरो। तो एक केस क्या है कि एंगल उनके बीच में 90 डिग्री का हो। सेकंड केस क्या है कि या तो एफ ही जीरो हो जाए तब भी वर्क डन जीरो होगा, या फिर आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तब भी आपका वर्क डन क्या है कि वो भी जीरो होगा। तो एंगल इज 90 डिग्री के ऊपर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का अगर एंगल 90 डिग्री है तो वर्क डन जीरो होता है। द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट स्टेट्स दैट, तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहता है कि जी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल है क्लॉकवाइज टॉर्क के, क्लॉकवाइज टॉर्क के। ठीक है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क के सम के इक्वल है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ द क्लॉकवाइज टॉर्क। सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल टू द मोमेंट क्या होता है, टॉर्क होता है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स है, एफ क्रॉस आर होता है, एफ आर साइन ऑफ थीटा है, एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना। तो इसके साथ इसमें एन ऐड होता है। तो टॉर्क क्या है, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये वेक्टर स्केलर यूनिट्स बेसिक्स लाजमी जो है ना वो बैरिया के टेस्ट में होती हैं, फिजिक्स के सेक्शन के अंदर, और पूछी जाती है। फिजिक्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी, लेकिन बेसिक्स को के अंदर से बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है ना वो पूछा जाएगा। इन फिजिक्स एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन एज पॉजिटिव नेगेटिव। सो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को आप हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज टॉर्क को आप क्या लेते हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क को आप हमेशा, क्लॉकवाइज टॉर्क को आप हमेशा क्या लोगे, क्लॉकवाइज टॉर्क को हमेशा आप जो है वो नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, मैंने रिवाइज भी करवा दी है। अ बॉडी विल बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम में द नेट फोर्स इज जीरो ओनली, द नेट टॉर्क इज जीरो ओनली। कंप्लीट इक्विलिब्रियम तब आएगा जब दोनों कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पूरी होंगी, यानी फर्स्ट भी सेटिस्फाई होगी और सेकंड भी सेटिस्फाई होगी। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, एंड दिस वन इज द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो। अब टॉर्क क्योंकि रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स है, तो अगर बॉडी के ऊपर सम ऑफ फोर्सेज जीरो है, लेकिन अगेन रोटेट तो कर सकती है, sum of all the torques should also be equal to zero. तो complete equilibrium के लिए दोनों condition should be fulfilled. The first condition of equilibrium as well as the second condition of the equilibrium, and that is both the sum of the net, sum of the forces is equal to zero and sum of the torque is equal to zero. Net का मतलब क्या है, total. So both the net force and the net torques are zero. Only then the body will be said to be in complete equilibrium. So body will be said to be in complete equilibrium. Complete equilibrium का पूछा था, इसलिए C is the right choice. What will happen to the time period of a simple pendulum if the mass of the bob is doubled? देखो, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है दैट इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैस। इसमें कहीं मैस है ही नहीं है, इसके टाइम पीरियड में मैस प्रेजेंट ही नहीं है। तो मैस से इंडिपेंडेंट है, मैस पेंडुलम का ज्यादा हो या कम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस, अगर आप लेंथ ऑफ द पेंडुलम को चेंज करेंगे या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू वहां पे चेंज होगी, तो भी हमारे पास क्या होगा, कि टाइम पीरियड जो है वो चेंज होगा। सो मैस के इंडिपेंडेंट है, सो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैस इन केस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, इन केस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम।
तो दिस इज वाई इट विल रिमेन सेम, चाहे आप मैथ्स को ज्यादा करो या कम करो। तो ऑप्शन सी हेयर इज द राइट चॉइस, ठीक है। अच्छा, व्हाट विल हैपन टू द टाइम पीरियड ऑफ मैथ स्प्रिंग सिस्टम इफ द मैथ बिकम्स 4 टाइम। अब मैथ स्प्रिंग सिस्टम का जो टाइम पीरियड है दैट इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय के, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय के, वेर m इज द मैथ। तो ना हो, अगर मैथ्स को आप 4 टाइम्स कर देते हो, तो नया टाइम पीरियड क्या है कि जी मैथ्स उसके अंदर क्या है, एम के बजाय वो 4m हो गया। तो अंडर रूट 4 क्या होता है, अंडर रूट 4 इज 2, एंड आई विल टेक दिस अंडर रूट 4 को जब मैं बाहर ले आऊंगा तो अंडर रूट 4 2 होता है, ये 2 हो गया। और यहाँ पर क्या है, क्या रह जाएगा, ये तो अंडर रूट 4 जो है वो 2 बन के यहाँ पे बाहर आ गया। तो एज इट इज 2 पाई, एज इट इज अपनी जगह पे पड़ा हुआ है 2 पाई, 2 पाई, 2 पाई अंडर रूट m बाई के पड़ा हुआ है। तो न्यू टॉर्क इज डबल ऑफ द ओरिजिनल टॉर्क। तो ये क्या है, ये तो ओरिजिनल टॉर्क है। So if you will be increasing the mass 4 times in case of a mass spring system, so the time period will become double. It becomes double. So this will become double. Next is question number 33. Half life is the time taken by a radioactive substance. So half life क्या है, time taken by a radioactive substance to, so half life is the time taken by a radioactive substance. It increases its mass by half, इंक्रीज नहीं करता मैथ को, बल्कि वो रिड्यूस कर देता है। सो हाफ लाइफ क्या है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से रेडिएशन जो है ना वो इमिट हो रही होती है। जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से इमिट होंगी, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से रेडिएशन इमिट होती हैं। तो रेडिएशन इमिट होती रहती है, तो उनका मैथ जो है ना वो रिड्यूस होता रहता है। कितने टाइम के अंदर, क्योंकि ई इज इक्वल टू एम सी स्क्र है, एनर्जी जो है वो मैथ इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी है। तो अब रेडियो एक्टिव रेडिएशन जब लिमिट होती रहती हैं, तो कितने टाइम के बाद जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उसके वो हाफ हो जाएंगे, या उसका मैच जो है वो हाफ हो जाएगा। वो हाफ लाइफ टाइम कहलाता है, ठीक है। तो रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल एक्टिविटी और क्वांटिटी, तो दिस इज नोन एज हाफ लाइफ। जॉल्स लॉ क्या स्टेट करता है, जॉल्स लॉ स्टेट्स दैट द हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज, तो जॉल्स लॉ हीट के बारे में बताता है। देखें, करंट के 3 इफेक्ट्स हैं, केमिकल इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट है और मैग्नेटिक इफेक्ट है। तो जॉर्ज लॉ जो करंट का हीटिंग इफेक्ट है उसके बारे में बताता है कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास ऑन होता है, करंट गुजरता है, तो वो जो हीट प्रोड्यूस करता है दैट इज इक्वल टू द स्केयर ऑफ द दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्केयर ऑफ द करंट इनटू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इनटू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज, ठीक है, एंड द टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग। तो दिस इज जाउल्स लॉ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द करंट, राइट, द रेजिस्टेंस एंड टाइम। तो इनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। लेंजेस लॉ क्या स्टेट करता है, तो लेंजेस लॉ हमेशा ये स्टेट करता है कि जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, जो करंट इंड्यूस होगा या ईएमएफ इंड्यूस होगी, उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी कि वो उस कॉज को अपोज करेंगे कि जो उनको प्रोड्यूस कर रहा है। सो इंड्यूस करंट इज ऑलवेज 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 फ्लोज इन द ऑलवेज फ्लो इन द डायरेक्शन दैट अपोजेज द प्रोड्यूसिंग इट, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। डी में तो वो ये कह रहा है कि ऑलवेज फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट्स ईच अदर, वो इसका लेंजेस लॉ से की स्टेटमेंट से कोई रिलेशनशिप नहीं है। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो टू हाई पोटेंशियल, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। वैसे लो टू हाई और हाई टू लो आप इलेक्ट्रॉनिक या कन्वेंशनल करंट को ले सकते हैं, वो एक अलहदा बात है। लेकिन हमने लेंजेस लॉ के बारे में बताना है कि लेंजेस लॉ क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कॉइल जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो मूव करती है, और उसकी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो अपने डायरेक्शन को क्लॉकवाइज रखेगा, यानी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रखेगा, और अपने कॉज को क्या करेगा, अपोज करेगा। क्योंकि यहाँ पे कॉज क्या है, कॉइल का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होना। तो अगर कॉइल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रही है, तो जो इंड्यूस करंट होगा वो अपने डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रखेगा, ताकि वो उसको अपोज कर सके। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू द पास्ट पेपर ऑफ बेरिया। इसके अलावा जो दूसरी भी इसके फिजिक्स की पास्ट पेपर की मैराथन है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है। डू वॉच इट आउट, ताकि आप 100% जो अपने फिजिक्स के सेक्शन की प्रिपरेशन कर सको। फिजिक्स जो है वो आसान होती है, और एंड 10% सिर्फ जो है वो फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं, एंड डिफिकल्टी लेवल इसका इजी टू मीडियोकर होता है। तो डिफिकल्ट नहीं होती फिजिक्स। तो आपने फिजिक्स की प्रिपरेशन करनी है, ताकि आप अपने जो फिजिक्स का पोर्शन है, स्पेशली वो स्टूडेंट जिनका फिजिक्स इंक्लूडेड है, इसमें कंप्यूटिंग की फील्ड्स में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अप्लाई करें। CS AI डेटा साइंस साइबर सिक्योरिटी IT में अप्लाई करें, इंजीनियरिंग में अप्लाई करें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, अक्रॉस बैरिया के जितने भी कैंपस अप्लाई करें, तो फिजिक्स इंक्लूडेड होती है। तो फिजिक्स जो है वो आपने 100% कवर अप करना है, ताकि आप इसमें
मैक्सिमम मार्क्स अपने फिजिक्स के पोर्शन के अंदर जो है वो ले सकें। तो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू द फिजिक्स लेक्चर। तो काइंडली डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह। Like, comment, and subscribe.